हेलो स्टूडेंट्स, अब फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमने पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का सेकंड लॉ। अब सेकंड जो लॉ है अपना, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन ने क्या बोला था, ये हम छोटी क्लास में पढ़ रखे हैं। यस, तो सेकंड लॉ क्या था, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द dp अपॉन dt, p मोमेंटम जो आपने अभी पढ़ा था, और t या टाइम है, f फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट या सिंपली एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल इसको इसलिए बोलते हैं, जैसे ये डस्टर है, अब इस पर हमने ये उंगली से फोर्स लगाई, एक्सटर्नल फोर्स है। अब इसके मॉलिक्यूल के बिटवीन इंटरनल फोर्स तो लग रहा है, वो कंसीडर नहीं होता है मोशन में, ठीक है, वो हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे। इंटरनल फोर्स भी है मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल, तो ये एक्सटर्नल फोर्स की बात है। A external force acting on a body is directly proportional to the rate of change of linear momentum with respect to time। ये इसका स्टेटमेंट होगा, ये मैथमेटिकल है, इसी को बस लैंग्वेज में बोल रहे हैं। F क्या है, फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी। अब इसको एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी, इंटरनल फोर्स भी होता है मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल का, इसलिए इसको एक्सटर्नल फोर्स बोल देते हैं। या सिंपली फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ये न्यूटन ने बोला था। तो इसका अब ये लॉ, जैसे इसके कई एग्जांपल्स पे बेस बनाया था इसने, कि जो फोर्स का, जो मोशन का जो इफेक्ट आ रहा है ना फोर्स की फॉर्म में, तो चेंज ऑफ मोमेंटम से भी पड़ रहा है और टाइम के रेस्पेक्ट में भी पड़ रहा है। जो आगे हम इम्पल्स पढ़ेंगे, टाइम कम होगा तो फोर्स का इफेक्ट ज़्यादा हो जाता है। टी कम करते हो ना तो मोमेंटम का चेंज है, शॉर्ट टाइम में मोमेंटम चेंज हो, किसी का घूंसा मार देते हो तो जो कॉन्टैक्ट का टाइम है वो बहुत कम है। जब टाइम कम होगा तो डीपी, जो चेंज इन मोमेंटम है, एकदम मोमेंटम से गया और रुक गया, जीरो हो गया, तो एकदम चेंज हुआ मोमेंटम शॉर्ट टाइम में, तो फोर्स ज़्यादा हो जाएगा, टाइम कम हो गया। जैसे और एग्जांपल हो देता हूँ इसी का, जैसे छत से कोई कूदता है रोड पर, हार्ड रोड पर, तो जैसे ही कॉन्टैक्ट में आया टाइम बहुत कम, और मोमेंटम उसका जो भी था एम बी, शुरुआत लेके आया हिट करते वक्त उसका एम बी था, बाद में कितना हो गया, जीरो। तो चेंज इन मोमेंटम पूरा एम बी हो गया और बहुत कम टाइम, 1 सेकंड वगैरह में, तो बहुत ज़्यादा फोर्स लग गया और डैमेज भी ज़्यादा हो गया। अब यही कैंडिडेट, सेम कैंडिडेट, अगर कोई रोई वगैरह डाल के या रेत पे कूद जाता है, ऐसे रोई के गद्दे डाल लिया, रोई डाल ली, उसके ऊपर कूदता है, तो मोमेंटम तो उसको एम बी मिलेगा, लेकिन एकदम जीरो नहीं होगा वो। तो ये रोई या गद्दे या उसके जैसे रेत में कूदेगा तो पैर अंदर घुसेंगे, थोड़ा टाइम बढ़ जाएगा, डी टी इंक्रीज हो जाएगा, तो आपका फोर्स डिक्रीज हो जाएगा, या लॉन्ग टाइम तक फोर्स लग जाएगा, तो डैमेज भी कम होगा। तो इन सारे इफेक्ट की वजह से इसने एग्जाम्पल से लेके ये लॉ दिया था, जो आपको याद रखना है। एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। एक बार फिर से लिख देता हूं, एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू टाइम। जनरली रेट जो होती है टाइम के रेस्पेक्ट में होती है, ये टाइम हो गया ना, विद रेट ऑफ चेंज ऑफ, इसका मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज है, डी अपॉन डी टी को भी बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू टाइम के रेस्पेक्ट में। तो अब इसमें इक्वल साइन बदलते हैं, हम कांस्टेंट डालते हैं, एफ इक्वल्स टू के डी पी वाई डी टी। अब के की वैल्यू यहाँ 1, तो एफ इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला बन गया आपका, डी पी अपॉन डी टी। ये आपका सेकेंड लॉ का फॉर्मूला है, एफ इक्वल्स टू डी पी अपॉन डी टी। अब P हम क्या अभी निकाले थे, एम बी। P की वैल्यू क्या है, मास इनटू वेलोसिटी, तो P की वैल्यू यहाँ रख दो, तो F क्या आ जाएगा, D अपॉन डी टी, और ये एम बी। अब जनरली ऑब्जेक्ट कोई मूव कर रहा है तो उसका मास चेंज नहीं होता, ठीक है, ये मास चेंज होने के भी एग्जाम्पल हैं, तो मास चेंज नहीं होता, उसको भी बताऊंगा, एक एग्जाम्पल बताएंगे जब। F इक्वल्स टू डी अपॉन डी टी, तो इसको देखो, F इक्वल्स टू आगे m कांस्टेंट और ये dv अपॉन dt, F इक्वल्स टू m dv अपॉन dt। ये थर्ड चैप्टर में पढ़ लिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन, ये होता है dv अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी नोन एज द एक्सेलरेशन। तो F इक्वल्स टू ma, इसका ये दूसरा फॉर्मूला आ गया जो बहुत ज्यादा यूज होगा, F इक्वल्स टू ma। ये सेकंड लॉ से निकला हुआ फॉर्मूला है, एक तो एफ इक्वल्स टू डी पी बाई डी टी, एक एफ इक्वल्स टू एम ए,
ठीक है, मास इनटू एक्सलरेशन। ये भी आपके यूज कर लिया है, 9-10 तक आ चुका है फॉर्मूला। तो F इक्वल्स टू मास इनटू एक्सलरेशन। अब इसकी यूनिट ढूंढते हैं, तो देखो इसकी ऐसा यूनिट निकालो यहाँ से, फोर्स, फोर्स की यूनिट ढूंढ रहा हूँ, लिख देता हूँ यूनिट ऑफ फोर्स, यूनिट ऑफ फोर्स। तो देखो मास की यूनिट क्या है, केजी, एक्सलेशन की यूनिट आपको पता ही है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इसकी फोर्स की एसआई यूनिट हो गई, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन इसको बोलते क्या है हम, न्यूटन। साइंटिस्ट जिसने लॉ दिए थे उनके ऑनर में इसको न्यूटन बोलना शुरू कर दिया, न्यूटन। तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर कोई, ये तो फंडामेंटल यूनिट्स है, इसका नाम दे दिया न्यूटन। तो एसआई यूनिट फोर्स की क्या होती है, न्यूटन। सीजीएस यूनिट इसकी डायन होती है, जो हमने यूनिट एंड डायमेंशन में भी बता दी थी। एक इसकी ग्रेविटेशनल यूनिट होती है, केजी वेट भी लिख देते हैं और केजी एफ भी लिख देते हैं। अब इसको न्यूटन में कन्वर्ट करते हैं तो जी की वैल्यू से इंटू करना पड़ता है। जैसे आपको लिख दिया 4 kgf, तो इसका मीनिंग है 4 इंटू जी की वैल्यू, जी एक्स इंटू ग्रेविटी 9.8, ये हो गया न्यूटन। तो ये भी कभी कभी क्वेश्चन में लिख देता है, आपको ध्यान रखना, ये ग्रेविटेशनल यूनिट बोली जाती है, केजी वेट, केजी एफ। अब इसको जितना भी दे रखा है वो, उसको जी की वैल्यू 9.8 या 10 दे रखी है, गिवन 10 है तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, जनरल वैल्यू तो 9.8 ही यूज करते हैं। 4 इंटू 9.8 न्यूटन में कन्वर्ट हो जाएगा ये। तो ये आपका सेकेंड लॉ था। अब सेकेंड लॉ के बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं। अब देखो सेकेंड लॉ से आपको दो फॉर्मूले निकल के आए, एफ इक्वल्स टू डीपी बाई डी टी और एफ इक्वल्स टू एम ए। तो देखो एफ इक्वल्स टू एम ए, यही तो है। अब इसमें हम लेते हैं इफ एफ इक्वल्स टू 0, यानी देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स। तो ये क्या हो जाएगा, एम ए इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, एफ की वैल्यू रख दी एम ए, एम तो 0 होगा नहीं तो कन्फर्म ए 0, यानी फोर्स नहीं है तो एक्सलेशन भी नहीं है। अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे बना रहेगा, अगर वो रेस्ट पे तो रेस्ट पे बना रहेगा। अगर मूव कर रहा है तो एक्सलेशन तो 0 है, यानी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। एक्सलेशन का मतलब है वेलोसिटी चेंज होना, कांस्टेंट स्पीड से मूव करता रहेगा। इसका मीनिंग ये निकल रहा है। ये तो आपका फर्स्ट लॉ था, यानी सेकंड लॉ के अंदर सेकंड लॉ कंसिस्ट फर्स्ट लॉ, इसका मीनिंग यही तो निकला, यही आपका फर्स्ट लॉ था। अगर फोर्स नहीं लग रहा तो एक्सलेशन 0 है, इसका मतलब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे तो रिमेन एट रेस्ट, और मूव कर रहा है तो सेम स्पीड से मूव करता रहेगा, बिकॉज देयर इज नो एक्सलेशन। एक्सलेशन क्यों नहीं है, क्योंकि फोर्स नहीं है। ठीक है, अब इसका देखो दूसरा फॉर्मूला हमने पढ़ा था, एफ इक्वल्स टू टीपी अपॉन dt। और इसको कंपोनेंट फॉर्म में लिख रहा हूं 3 डायमेंशन में। अब जैसे हम p को लिख देते हैं पी एक्स आई पी वाई जे प्लस पी जेड के, ये वेक्टर p हो गया। आई x के अलोंग यूनिट वेक्टर है, यानी x के अलोंग कंपोनेंट इसका पी एक्स, y के अलोंग पी वाई और z के अलोंग पी जेड है। इस तरह से हम फोर्स को भी लिख देते हैं। फोर्स क्या हो जाएगा, एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे प्लस एफ जेड के। ठीक है, अब इसको यहाँ रखो तो देखो एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे, ये 3 डायमेंशन में लिखा है फोर्स एफ जेड के। ये इसका एक्स के अलोंग कंपोनेंट फोर्स का, ये वाई के अलोंग, ये जेड के अलोंग, इक्वल्स टू डी अपॉन डी टी। ये पी को लिख रहा हूँ पी एक्स आई प्लस पी वाई जे प्लस पी जेड के। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ डी पी एक्स अपॉन डी टी आई। ये डिफ्रेंशिएशन अंदर चला जाएगा ब्रैकेट में, ऐसे ही डी पी वाई अपॉन डी टी, ये जे, इसको यहाँ भी ले जाओ डी अपॉन डी टी, ये पी जेड और ये के। अब इसको कंपेयर कर लो, देखो एक्स आई का कोफिशिएंट इधर एफ एक्स, इधर आई क्या है डी पी एक्स अपॉन डी टी, तो इधर लिख रहा हूँ। तो इसका मीनिंग क्या निकला, यहाँ लिख देता हूँ चलो। तो देखो कंपेयर करो इसको, ऑन कंपेरिजन एफ एक्स इक्वल टू क्या आ रहा है, एफ एक्स इक्वल टू आ रहा है डी पी एक्स अपॉन डी टी, एफ बाई क्या आ रहा है डी पी बाई
अपॉन डी टी। एफ जेड क्या आ रहा है, डी पी जेड अपॉन, अरे टी पी जेड अपॉन डी टी, ये आ गया। अब पी एक्स को आप एम बी एक्स लिख सकते हो या पी को आप एम बी ले सकते हो, ठीक है। अयो चलो वैसे ही बताता है, ये समझ में आ गया आपके। अब देखो ये तो आपका इसका मीनिंग ही निकल रहा है, एक्स के अगर एक्स के अलोंग कंपोनेंट पी का मोमेंटम का पी एक्स है तो उसका रेट ऑफ चेंज अलोंग द एक्स एक्सिस वो एफ एक्स हो जाएगा। वाई के अलोंग कंपोनेंट का वो एफ बाई फोर्स आ जाएगा, उसकी रेट की चेंज, जैसे एफ डी पी बाई डी टी था उसकी अकॉर्डिंग है। एक्स के अलोंग फोर्स निकलना है तो एक्स के अलोंग का कंपोनेंट, वाई के अलोंग निकलना है तो वाई के अलोंग का कंपोनेंट डालना होगा लीनियर मोमेंटम का, तो वाई के अलोंग फोर्स आ जाएगा। अब देखो दूसरी फॉर्म में इसको ऐसे भी ले सकते हैं हम, एफ को तो लिख दिया एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे प्लस एफ जेड के, और ये डी अपॉन डी टी, पी की वैल्यू क्या होती है एम बी, और बी को हम लिख देंगे एम, बी को लिख सकते हो वी एक्स आई 3 डायमेंशन में, प्लस वी वाई जे प्लस वी जेड के, ऐसे। तो ये एम, बी को लिखा है एम, बी की वैल्यू ये लिख रहा हूं वी एक्स आई प्लस वी वाई जे प्लस वी जेड के। तो इसको हम ऐसे ले सकते हैं एम डी वी एक्स अपॉन डी टी, इसमें एम बाहर कर दिया आई, सेम एम इधर ही मल्टीप्लाई होगा डी वी वाई अपॉन डी टी, ये जे प्लस एम डी वी जेड अपॉन डी टी और एक के। अब इसको ही कंपेयर कर लो तो एफ एक्स क्या आएगा यहाँ पर, एफ एक्स यहाँ पर होगा ऑन कंपेरिजन लिख देना, एफ एक्स क्या निकल के आएगा एम डी वी एक्स अपॉन डी टी, एफ वाई क्या निकल के आएगा एम डी वी वाई अपॉन डी टी, एफ जेड क्या निकल के आएगा एम डी वी जेड अपॉन डी टी। अब डी वी एक्स अपॉन डी टी ए एक्स हो गया, एक्सियल कंपोनेंट, इसको आप ऐसे भी ले सकते हो एम ए एक्स, या इसको ही बता दूंगा वेक्टर फॉर्म में एम ए वाई, और ये एम ए जेड। ये तो आपने कंपोनेंट के मोमेंटम के कंपोनेंट लिख देते लीनियर मोमेंटम के, यहाँ आपने वेलोसिटी के कंपोनेंट लिखे हैं। तो ये एक्स के अलोंग फोर्स, एक्स के अलोंग एक्सलेशन, और मास तो चेंज होगा नहीं, स्केलर क्वांटिटी है। इसको अब इसको लाते ना एफ एम एफ एक्स इक्वल टू एम ए एक्स, ये एक्स लिखा है बेटा, एन मत पढ़ लेना इसको एक्स। अब देखो एफ इक्वल टू क्या होता है एम ए, तो एफ को तो हम लिख रहे हैं एफ एक्स आई, ये आ जाएगा डायरेक्ट से एफ वाई जे प्लस एफ जेड के, एम एज इट इज ए के कंपोनेंट फॉर्म लिख दिया ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। अब यहाँ कंपेयर कर लो, एफ एक्स मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, देखो आई का कंपोनेंट ये बनेगा एम ए एक्स, तो एफ एक्स इक्वल टू एम ए एक्स, एफ वाई इक्वल टू एम ए वाई, एफ जेड इक्वल टू एम ए जेड। इसका मतलब ये निकला जो कोई ऑब्जेक्ट ऐसे मोशन की बात करते हो तो वो एक्स के अलोंग मूव कर रहा है, ठीक है। अगर फोर्स एक्स के अलोंग लग रहा है, किसी सपोज किसी एंगल से एंटर कर गया, जैसे किसी एंगल से एंटर करता है तो उसके कंपोनेंट लोगे फिर वेलोसिटी के, वी कॉस थीटा वी साइन थीटा, जो या फोर्स के कंपोनेंट लोगे तो एक्स के अलोंग जो कंपोनेंट फोर्स कंपोनेंट लगेगा फोर्स, वही उसको अफेक्ट करेगा। जो एक्स के अलोंग फोर्स लग रहा है वही इस वेलोसिटी का अफेक्ट करेगा, ठीक है। जो वाई के अलोंग लग रहा है वो नहीं करेगा। इसका मीनिंग ये निकल रहा है, इस पर क्वेश्चंस भी आ जाते हैं छोटे छोटे, तो है तो फॉर्मूला वही, लेकिन उसको लिखने के तरीके 3 डायमेंशन में अलग अलग कर दिया है, ठीक है। एक सेकेंड लॉ से रिलेशन ये भी है कि सेकेंड लॉ लोकल रिलेशन है, यानी एफ का जो इफेक्ट है वो लोकलाइज्ड होता है। जैसे थर्ड इसका पॉइंट, इसका मीनिंग ये है जैसे हम किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का ए है एक्सलेशन, जैसे हम लेते हैं एक्सलेशन किसी भी ऑब्जेक्ट का एक्सलेशन ए एट एनी टाइम, में शॉर्टकट लिख रहा हूं एट एनी टाइम,
एट एनी टाइम से पहले लिखना पोजीशन है लोकेशन, एट एनी पोजीशन वो लिखा है, एंड एट एनी टाइम एंड एट एनी पोजीशन एट अ टाइम, एट ए टाइम टी, किसी टाइम पर जो एक्सलेशन है कैन बी डिटरमाइंड, मैं लिखा नहीं हो, कैन बी डिटरमाइंड लिखते हूँ क्या, कैन बी डिटरमाइंड बाय द फोर्स, जो हमने एफ लिया था, एट सेम पोजीशन, एट सेम पोजीशन एंड एट सेम टाइम। ये बोल रहे हैं कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसका जो एक्सेलेरेशन डिटरमाइन होता है ना किसी पॉइंट पर या किसी पोजीशन में, अलग अलग पोजीशन पर अलग हो सकते हैं एक्सेलेरेशन, तो किसी पॉइंट पर या किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, टाइम की जगह में इंस्टेंट भी ले सकते हो, एट ए इंस्टेंट, ठीक है, एट ए इंस्टेंट, मैंने टाइम टी पर्टिकुलर कर दिया है, एट ए इंस्टेंट, तो सेम टाइम सेम इंस्टेंट पर जितना फोर्स लग रहा है और उस पोजीशन पर जितना फोर्स लग रहा है उसी से डिटरमाइन होता है। जब फोर्स लग रहा होता है तो उसी फोर्स से एक्सेलेरेशन डिटरमाइन होगा। इसका देखो एग्जांपल से क्लियर होगी ये बात है, यानी एक्सेलेरेशन को हम डिटरमाइन करते हैं फोर्स से, अभी तो आपने फॉर्मूला ही पढ़ा है, लेकिन यहाँ कुछ और कह रहा है, ये कह रहा है उस पॉइंट पे लगने वाला फोर्स, उस पोजीशन पे लगने वाला फोर्स, जिस टाइम पर किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर पर्टिकुलर पोजीशन पर जो फोर्स लग रहा है वही फोर्स डिटरमाइन करेगा, पीछे क्या लग रहा था आगे क्या लगेगा उससे कोई मतलब नहीं है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक्सेलेरेशन उसी फोर्स से आएगा जिस टाइम पे वो जिस पोजीशन पे लग रहा होता है। जैसे सपोज करते हैं, अब ये कोई ट्रेन या बस ले लीजिए आप, ये एक्सलेट कर रही है ये एक्सेलेरेशन से, यानी इसकी स्पीडिंग अप हो रहा है, बढ़ रही है स्पीड, इसमें कोई आदमी बैठा है ट्रेन में, ये स्पीड एक्सलेट हो रही है, आदमी का सपोज मास एम है तो इसका एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा, एफ इक्वल्स टू एम ए, ये फोर्स लगेगा आदमी पे लगेगा। अब आदमी ने एक स्टोन या डस्टर ऐसे ले रखा हाथ में और खिड़की से बाहर निकाल दिया, हाथ बाहर निकाल रखा है ऐसे, ये कोई स्टोन पकड़ रखा है हाथ में, तो उस स्टोन का मास सपोज एम है, तो उस पर फोर्स कितना लगेगा, एफ इक्वल्स टू एम ए, ये फोर्स लगेगा ड्यू टू एक्सेलेरेशन ऑफ द ट्रेन, क्योंकि ट्रेन एक्सलेट हो रही है तो उसमें फोर्स लगेगा। अब ये फोर्स उस समय लग रहा है जब तक उसने पकड़ रखा है, जैसे ही उसने छोड़ दिया, ड्रॉप कर दिया उसको, ऐसे ड्रॉप कर दोगे तो नीचे गिरेगा वो, अब उस समय सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है जो एफ इक्वल्स टू एम जी होगा, ये फोर्स खत्म। अब उसके बाद ड्रॉप करने के बाद रिलीज नहीं हुआ, तब तक तो आपका ये भी फोर्स लग रहा है ये भी फोर्स लग रहा था, जैसे आपने उसको रिलीज कर दिया तब ये फोर्स कैंसिल, अब सिर्फ ये फोर्स लगेगा थ्रू आउट द मोशन, वो ये फोर्स आगे लेके जाएगा। अब एक्सेलेरेशन ये फोर्स डिटरमाइन करेगा ना कि ये आगे समझ में, तो एक्सेलेरेशन उस समय क्या होगा, सिर्फ जी होगा, एक्सेलेरेशन की वैल्यू क्या होगी, सिर्फ जी होगी, ठीक है। तो ये इसका लोकल रिलेशन का मीनिंग ये है कि एक्सेलेरेशन तो डिटरमाइन होगा जिस पोजीशन पर जिस टाइम पर आप एक्सेलेरेशन निकाल रहे हो उस टाइम पर या उस पोजीशन पर जो फोर्स लग रहा होता है वही डिटरमाइन करता है। प्रीवियस उसकी हिस्ट्री क्या है, इससे पहले एक सेकेंड या पर्टिकुलर इंस्टेंट से पहले क्या फोर्स लग रहा था, इससे कोई मतलब नहीं है, उस फोर्स का इफेक्ट खत्म। जैसे आप फुटबॉल के ग्राउंड पे फुटबॉल को किक कर देते हो, रेस्ट में फुटबॉल थी उसको किक कर दिया तो आपने पैर से फोर्स लगाया उसको, तो फोर्स जब तक उसके कांटेक्ट में था तभी तक था, बाद में जो भी फोर्स लगा उससे मूव की या जो भी एक्सेलेरेशन आएगा उसके लिए फोर्स कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, एक तो विस्कस फोर्स, अपोजिंग फोर्स जो फ्लूइड्स में होता है जो हम 10th चैप्टर में पढ़ लेंगे 11th में, एक आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, वो रोल प्ले करता है एक्सेलेरेशन के लिए। तो विस्कस फोर्स तो जनरली 11th में नेग्लिजिबल पढ़ते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने नेग्लेक्ट लिया था विस्कस फोर्स को, ठीक है, उसको कंसिडर नहीं करते, तो वहाँ सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। तो ये आपके सेकेंड लॉ के कुछ ये छोटी छोटी बातें थी। अब इस पे क्वेश्चंस आपके जैसे वो एग्जाम्पल्स हमने पढ़े थे ना मोमेंटम के, जैसे कोई क्रिकेटर है या आपने विकेट कीपर को देखा होगा,
वो बॉल कैसे कैच करता है, ऐसे बॉल उसके हाथ में आती है, ऐसे पीछे ले जाता है ऐसे, या जनरली वो कैच करते थे ऐसे नीचे हिलाते हैं, नीचे गिर भी जाते हैं, कई बार नीचे बैठ जाते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं? देखो अब क्रिकेट की ये बॉल है, इसका मास फिक्स हो गया और जिस स्पीड से वो आ रही है mv, जिस स्पीड से वो भी एक फिक्स ही हो गया एक तरह से mv। तो ये तो इसका मोमेंटम हो गया स्टार्टिंग। जैसे हाथ से पकड़ोगे तो उसका मोमेंटम बाद में क्या हो जाएगा, जीरो। तो चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, जीरो माइनस mv, फाइनल माइनस इनिशियल, रोकते जीरो होगा ना। तो ये चेंज इन मोमेंटम हो गया जो माइनस mv, माइनस या डायरेक्शन बता रहा है, फाइनली चेंज इन मोमेंटम हो गया। अब कितना टाइम लिया, अब चेंज इन फोर्स का फॉर्मूला यही तो था, F=dp/dt। तो dp तो फिक्स हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू कंसीडर कर रहे हैं, माइनस का मतलब डायरेक्शन है, mv, dp तो आपका फिक्स हो गया mv एक क्रिकेट की पर्टिकुलर बॉल के लिए। अब वो हाथ को ऐसे रोक के पकड़ता है एक जगह तो टाइम उसका कम रह जाता है। अब उसने क्या किया, ऐसे हाथ को पीछे ले गया तो उसने टाइम इंक्रीज किया जिससे फोर्स कम लगेगा, यानी हाथों को डैमेज कम होगा, फोर्स कम, टाइम बढ़ते ही क्या होगा, फोर्स कम लगेगा। तो इसलिए वो जब कैच करते हैं तो लोअर हैंड करते हैं अपने, या विकेट की ओर बॉल पकड़ता है पीछे की तरफ से हाथ लेता है, नहीं कितनी बॉल पकड़ता है उसके हाथों में चोट लगे लेकिन नहीं लगती है, वो ग्लव्स भी पहनते हैं सेफ रखने के लिए पीछे से, ये प्रैक्टिस है उनकी, ऐसे पीछे करते रहते हैं, वो टाइम इंक्रीज करते हैं। टाइम इंक्रीज करने से चेंज इन मोमेंटम तो फिक्स है, जो बॉल की स्पीड आ रही है वो जीरो होनी है पकड़ते ही, तो वो चेंज इन मोमेंटम तो फिक्स है, इतना ही होना है। लेकिन जो फोर्स लगेगा टाइम बढ़ाने से हाथों पे लगने वाला फोर्स कम हो जाएगा, ठीक है, हाथों पे जो फोर्स लगेगा वो कम हो जाएगा। बात समझ में आ गई? ऐसे ही आप लेते हो किसी स्टोन को, जैसे बांध के पहले ही बताया, घुमाना शुरू किया तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा ना उसमें, तभी तो सर्कुलर मोशन में आएगा। ऐसे कौन सा फोर्स लगेगा, देखो इससे फोर्थ चैप्टर हमने पढ़ा था, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन पढ़ा था ना, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन उसका है A आया था b²/r फॉर्मूला, अगर यूनिफॉर्म स्पीड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। अब सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, अभी हमने फोर्स पढ़ लिया ना F=ma, तो एक ही वैल्यू लिख दो mv²/r, ये F हो गया। ये सेंटीपिटल फोर्स सर्कुलर मोशन में, ये सेंटीपिटल फोर्स हो गया तो सेंटर की तरफ लगता है। तो हम जो धागे से बांध के ऐसे हाथ से घुमा रहे हैं तो हम फोर्स लगा रहे हैं, वो फोर्स की वजह से वो रोटेट हो रहा है। अब उसकी जैसे रेडियस, धागा छोटा कर दो या उसकी स्पीड बढ़ानी है, स्पीड बढ़ाओगे तो फोर्स ज़्यादा लगाना होगा, तो उंगली से आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, या धागा छोटा कर लिया r तो भी फोर्स बढ़ जाएगा, r घटाओगे रेडियस सर्कल की तो फोर्स बढ़ेगा, ठीक है। r रेडियस कम कर दी तो फोर्स इंक्रीज होगा, देखा है ना आपको, r कम करोगे तो F बढ़ जाएगा, और b आपको बढ़ानी है तो आपको फोर्स ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा, तो उतने ज़्यादा फोर्स आपको लगाना पड़ेगा। तो देखना धागे से घुमाते तो उंगली पर निशान बन जाते हैं यहाँ घुमाने से, धागे फोर्स की वजह से, तो वो फोर्स सेंटीपिटल फोर्स है। तो ये फोर्स के कुछ छोटे छोटे से एग्जाम्पल हैं। इसके बाद थर्ड लॉ पढ़ेंगे, थर्ड लॉ तो आप पहले भी पढ़ के आ रहे हो, छोटी सी बात उसका पढ़ के फिर न्यूटन्स लॉ के आगे मूव करेंगे हम। अब सेकेंड लॉ पे बेस्ड हम थोड़े क्वेश्चंस करते हैं। देखो पहला ये है, एक एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। एक ए रोड रोलर मास 6000 kg moving with velocity 5 meter per second, moving with velocity 5 meter per second. How much force is required? How much force, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, how much force is required to stop the roller? कितना फोर्स लगेगा रोलर को रोकने के लिए? How much force is required to roller to stop the roller? तो how much force is required to stop, मैंने शॉर्टकट लिख दिया है, how much force to require the stop the roller, रोलर को स्टॉप करने के लिए कितना फोर्स लगेगा जिसका मास 6000 kg है
5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। ठीक है, तो मास फोर्स का फॉर्मूला होता क्या है, F इक्वल्स टू, यही तो पढ़ा आपने, डी पी वाई डी टी। अच्छा, टाइम भी बताना पड़ेगा। इफ ए रोलर मास 6000 kg मूविंग विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप इट इन 2 मिनट लिख देता हूं, इन 2 मिनट, इन 2 मिनट्स। यानी टाइम आपको दे दिया है इसमें, जो गिवन इंफॉर्मेशन है, एम तो दे दिया आपको 6000 kg, 6000 kg, स्पीड दे दी रोलर की 5 मीटर पर सेकेंड, और टाइम दे दिया 2 मिनट। 2 मिनट को आप सेकेंड में चेंज कर लेना, 120 सेकेंड। अब पूछ रहा है एफ बताओ, ये गिवन इंफॉर्मेशन थी आपकी, ये पूछ रहा है एफ बताओ फोर्स कितना है। ठीक है, तो आपका फोर्स का आपने अभी फॉर्मूला पढ़ा था, एफ इक्वल्स टू डीपी अपॉन डी। क्वेश्चन समझ में आ गया। रोलर 6000 kg जिसका मास है वो मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकंड से। अब इसको स्टॉप करना है, रोकना है, तो रोकने के लिए हमें कितना फोर्स, 2 मिनट में रोकना है, 2 मिनट के अंदर इसको रोकना है, तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, ये पूछ रहे हैं। तो एफ इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला है, डीपी बाई डी टी। अब चेंज इन मोमेंटम हमें चाहिए, देखो डीपी, डीपी क्या है, चेंज इन मोमेंटम, यानी फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। और डी आपको क्या दे दिया इसने, 2 मिनट यानी 120 सेकेंड, ये डी चेंज इन टाइम है 120 सेकेंड का। तो डीपी निकालते हैं, फाइनल मोमेंटम होगा एम बी, इनिशियल फाइनल मोमेंटम तो उसका रुक गया तो 0 हो जाएगा, वेलोसिटी फाइनल मोमेंटम क्या हो गया, वेलोसिटी 0। ये ऐसे लिख दो, एम बी टू, जल्दी समझ में आ जाएगा, एम बी वन, एम कॉमन ले लो, v2 माइनस v1, यही तो मोमेंटम का फॉर्मूला है। m तो सिर्फ रोलर का सेम है, एम v2 फाइनल मोमेंटम, एम v1 इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल वेलोसिटी तो उसकी कितनी है, 0, इनिशियल को मैं लिख रहा हूँ v1 जो दे रखी है इसने 5 मीटर पर सेकेंड, ये v1 हो गई। ठीक है, फाइनल इसकी 0 है, और मास उसका 6000 है ही, मास कितना है 6000, v2 कितना है 0, माइनस v1 कितना है 5। ठीक है, अब ये वैल्यू यहां रख दो, तो F इक्वस टू डीपी, डीपी की वैल्यू रही 6000 इंटू, ये लिख रहा हूं -5 अपॉन टाइम, टाइम कितना है 120। अब इसको सॉल्व कर लो, 0 से 0 कैंसिल है, 12 5 जा 60, 12 5 जा 60, तो 50, 55 जा -250 न्यूटन, ये फोर्स लगेगा, 250 न्यूटन फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। अब माइनस साइन क्या बता रहा है, ये फोर्स जो लग रहा है वो वेलोसिटी के अपोजिट लग रहा है, इसलिए माइनस साइन आ रहा है। जब वेलोसिटी उसकी ऐसी है, रोकने के लिए ऐसे फोर्स लगाना पड़ेगा, इसलिए माइनस साइन शोज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज अपोजिट टू द वेलोसिटी, तभी तो रुकेगा नहीं, रुकेगा ही नहीं। तो ये इस तरह के इसमें सेकेंड लॉ पे क्वेश्चन आते हैं। और देखो एग्जाम्पल लेते हैं, आपको बोल देगा position of a particle, position of a particle given y x equals to 3 plus 5t plus 6t square, position of a particle given by this, इफ मास यहीं लिख देते हैं, वैसे पोजीशन ऑफ पार्टिकल हैविंग मास, ठीक है, मैं यहां अलग से लिख देता हूं, हैव मास, सपोज उसका मास 10 ग्राम ले लेता हूं, मास पार्टिकल के इतना, मास ऑफ पार्टिकल है, लिख देता हूं, मास ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल 10 ग्राम है, ठीक है, 10 ग्राम्स, मास ऑफ पार्टिकल 10 ग्राम्स। अब इस पर 2 सेकेंड में, 3 सेकेंड में फोर्स बोलेगा कितना इसको मूव कराने के लिए, ठीक है, इसका एक्सलेशन कितना होगा आफ्टर 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, वो थर्ड चैप्टर का भी क्वेश्चन हो जाएगा ये, 2 सेकेंड बाद, 3 सेकेंड बाद उसका
एक्सेलरेशन कितना होगा, उस समय उस पर फोर्स कितना लगाना पड़ेगा इतने एक्सेलरेशन के लिए। ठीक है, तो इसका पहले तो वो निकालो टाइम पर कितना फोर्स लगेगा, और अगर टाइम की वैल्यू भी दे देता है तो 2 सेकेंड 3 सेकेंड, तो आफ्टर 2 सेकेंड फाइंड एफ, 2 सेकेंड के बाद इस पर फोर्स बताओ। ठीक है, तो फोर्स बताने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, एक्सलरेशन। अब देखो एक्स आपको क्या दे रखा है, 3 + 5t + 6t²। अब एक्सलेशन निकालो, dx/dt, ये dx/dt वेलोसिटी आ जाएगा, यानी एक टाइम डिफ्रेंशिएट करो, कांस्टेंट का डिफरेंस 0, t का डिफरेंस 1, तो 5 + 6 t² का डिफरेंस 2t, तो ये आ गया 5 + 12t, ये डिफरेंस तुमने सीख लिया है, t² का 2t। अब dx/dt वेलोसिटी आ गई, यानी v भी ले सकते हो, नहीं सिंपली dx/dt। अगेन डिफरेंशिएट, तो ये हो जाएगा d2 डबल डिफरेंशिएशन बोलते हैं, dt², इसको ही हम बोलते हैं dv/dt। ऐसे अगर इसको v लिखते तो ये dv/dt होता, x की टर्म में d2x dt²। एक बार और डिफरेंशिएशन करो, इसका क्या हो जाएगा 0 प्लस इसका क्या होगा 12 t का 1, तो ये एक्सलेशन आ गया। तो एक्सलेशन कितना आ गया आपका 12, एक्सलेशन 12 हो गया। ठीक है, 12t। अब t = 2 सेकेंड, t की तो आपको रिक्वायरमेंट ही नहीं है, t तो इसमें है ही नहीं, यानी कांस्टेंट एक्सलेशन है। अगर t आता तो टाइम की वैल्यू यहाँ रखते हम, तो एक्सलेशन कैसा हो गया आपका कांस्टेंट। अब फोर्स क्या होता है, F = ma, m कितना ले रखा है 10 ग्राम, तो m कितना हो गया, 10 ग्राम को केजी में चेंज कर दो, 10⁻³ ये केजी हो गया। एक्सलेशन कितना है 12, तो फोर्स कितना लगेगा 120 × 10⁻³ न्यूटन, इतना फोर्स लगेगा उसको। ठीक है, अगर उसकी पोजीशन इस रेट में चेंज हो रही है तो एक्सलेशन उसको कितना कांस्टेंट प्रोवाइड होगा, 12 है, तो उस पर फोर्स इतना लगाना लगेगा। बात क्लियर। अब देखो और भी लेते हैं, नेक्स्ट आपका नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, थर्ड। ये बोलते हैं कोई ब्लॉक है, इस पर सपोज 3 न्यूटन फोर्स ऐसे लग रहा है और 4 न्यूटन फोर्स ऐसे लगता है, दोनों के बिटवीन 90 डिग्री एंगल है। ठीक है, दोनों के बिटवीन कितना है 90 डिग्री एंगल है, दोनों के बिटवीन एक तो 3 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, दोनों के बिटवीन एंगल कितना है 90 डिग्री। तब आप इसकी अब t = इस पर फोर्स लगा तो t = कुछ भी मैं लेता हूँ 3 सेकेंड, t = 3 सेकेंड बाद, आफ्टर t = 3 सेकेंड वेलोसिटी बताओ और डिस्प्लेसमेंट बताओ, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट बताओ, यानी वेलोसिटी बताओ कितनी हो जाएगी और कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर जाएगा। अगर इसका मास लेता हूँ 10 kg है, यानी मास कितना दे दिया 10 kg है, कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास 10 kg है, इस पर 4 न्यूटन 3 न्यूटन परपेंडिकुलर 2 फोर्स एक्ट हो रहे हैं इस तरह से। ठीक है, तो ये एक्सलेट करता है, मूव करता है, तो इसमें 3 सेकेंड बाद वेलोसिटी बता दो और 3 सेकेंड बाद ही डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ये बता दो, और अगर पूछते तो फोर्स नेट फोर्स कितना होगा वो भी निकल जाएगा। तो अब इसमें नेट फोर्स तो आपको वैसे भी निकालना होगा, वेलोसिटी निकालने के लिए एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, तो नेट फोर्स निकालो। ये तो 2 फोर्स लग गए। अब नेट फोर्स आपने वो पढ़ा है ना पेलगम लॉ, p² + q² + 2pq cos θ, वही लगा रहा हूँ, 2 फोर्स हैं। तो देखो F1² + F2² + 2F1 F2 cos θ, ये फॉर्मूला pq की जगह ये लिख दिया है। अब F1 कितना है आपका 3, तो 3², F2 कितना है 4, ये 4² + 2 3 × 4, और cos कितना है 90, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0,
ये टर्म तो पूरी जीरो हो गई, क्योंकि cos 90 क्या होता है, cos 90 होता है जीरो। तो ये होता है 3 स्क्वायर कितना 9 और 4 स्क्वायर कितना 16, बाकी टर्म जीरो। तो ये कितना होता है 16 + 9 25, 5 न्यूटन। नेट फोर्स कितना लगा इस पर, 5 न्यूटन। अब इसमें F = ma, ये हमने पढ़ा है ना, F = ma, तो ये कितना होगा फिर F/m, ये होगा F/m। अब एक्सलेशन निकाल लो, F कितना नेट फोर्स, इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट ये 5, तो ये 5 मास कितना कंसिडर है कर रखा है, मास ले रखा हमने 10 kg, ये 10, तो ये आ गया 1/2 यानी 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब पूछ रहा है t सेकेंड बाद वेलोसिटी बताओ, तो एक्सलेशन तो एक कांस्टेंट है, तब आपकी फर्स्ट इक्वेशन v = u + at, ये आपकी वेलोसिटी आ जाएगी इससे। अब इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, रेस्ट में था 0, ए कितना है 0.5 और t कितने सेकंड बाद पूछ रहा है 3 सेकंड बाद, ये 3, तो स्पीड कितनी हो गई इसकी 3 5 जा 15, 1.5 मीटर पर सेकंड। अब ये डिस्प्लेसमेंट भी पूछ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट वही थर्ड इक्वेशन, ये इसलिए लग रही है क्योंकि एक्सलेशन कांस्टेंट है, s = ut + हाफ, थर्ड में सेकंड इक्वेशन s = ut + हाफ at²। अब u कितना है 0, a कितना आपने निकाला 0.5 और t कितना है 3, जितना भी देता है वो वैल्यू पुट कर दो 3² तो कितना हो गया 9, 9 5 जा 45, 4.5/2, 2 से कट कर दो, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, तो ये आ गया मीटर, ये इसका डिस्प्लेसमेंट आ गया, ठीक है, डिवाइड करते ही। तो ये आपका इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इस पे सेकंड लॉ पे जो बेस्ड होंगे वो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। एक आपको और क्वेश्चन का रहता हूं, जैसे ब्लॉक ऑफ मेटल weighing a block, a fourth example, a block of metal weighing 2 kg is resting on a frictionless सरफेस। एक आपका ब्लॉक है जो फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखा हुआ है, ठीक है, इट इज स्ट्रक बाय जेट releasing it is struck by weight releasing water at the rate 1 kg पर सेकेंड। अब जो ब्लॉक रखा है उस पर पानी गिर रहा है 1 kg पर सेकेंड की रेट से, एंड ए स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, तो ये बोल रहे हैं ब्लॉक ऑफ मेटल weighing 2 kg is resting on a frictionless surface. It is struck by jet releasing water at the rate 1 kg per second and a speed 5 meter per second. Calculate the initial acceleration of block. जैसे ये ब्लॉक रखा है, इसका क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जैसे सपोज एक मिनट, ये ब्लॉक रखा हुआ है, इस पर ऐसे कोई पानी ऐसे फ्रिक्शनलेस सरफेस, फ्रिक्शन नहीं है, इस पर ऐसे पानी किसी पाइप से गिर रहा है, वो पानी की गिरने की रेट 1 सेकंड में 1 kg और वो पानी की स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है, वो कांस्टेंट स्पीड से गिर रहा है। तो इस ब्लॉक का इनिशियल एक्सेलरेशन कितना होगा,
अब इसी का क्वेश्चन है, इसको मैंने इसलिए कराया है, देखो F इक्वस टू, इसको करना शुरू करते हैं, dp/dt, यही तो आपका सेकंड लॉ है। अब P क्या होता है mv, तो इसको लिख सकते हैं d/dt mv। जनरली हम मास को कांस्टेंट लेते हैं, इस केस में मास कांस्टेंट नहीं है, जो ब्लॉक पे पानी गिर रहा है वो इस रेट से गिर रहा है, ये dm/dt है। यहाँ लिख देता हूँ, जो गिवन इन्फॉर्मेशन है ना, इसमें dm/dt ये दे दी, मास जो चेंज हो रहा है 1 kg/सेकेंड, और स्पीड कितनी दे दी 5 मीटर/सेकेंड पानी की, जो पानी किसी पाइप से इसके ऊपर गिर रहा था, ब्लॉक के ऊपर, और ब्लॉक का मास भी दिया होगा 2 kg। मास ऑफ ब्लॉक कितना है, ये मास ऑफ ब्लॉक है जिसका इंडक्शन पूछ रहे हैं, ये रेट ऑफ मास चेंज हो रहा है वो पानी का है, वो कितना दे दिया 2 kg मास ऑफ ब्लॉक, ये ब्लॉक का मास है। अब ब्लॉक में इनिशियल एक्सेलरेशन कितना होगा, तो फोर्स कितना लग रहा है वो निकालना होगा, फोर्स इससे निकलता है, फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, पानी जो गिर रहा है उसके ऊपर कंटिन्यू कांस्टेंट स्पीड से। अब इसमें b कांस्टेंट हो गया, ये ध्यान रखना, जैसे हम जनरली डिफरेंशिएट करते हैं तो इसको ऐसे करते हैं, m बार कांस्टेंट dv/dt। अब इस केस के लिए dv/dt 0 हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट है, लेकिन m चेंज हो रहा है, तो इसका डिफरेंशिएशन ऐसे होगा, b कांस्टेंट dm/dt। जो जेट प्लेन, जो जेट से पानी गिर रहा है उसकी कांस्टेंट स्पीड है v, ये किसी उसमें आया हुआ है एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जेईई मेन से IIT में, तो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। जब मास को जनरली हम कांस्टेंट लेके बाहर कर देते हैं, मास कांस्टेंट नहीं हुआ, b बाहर हुआ है, b कांस्टेंट है। अब इसमें वैल्यू रख दो, b कितना है 5, dm/dt कितना है 1, तो ये हो गया फोर्स लग गया 5 न्यूटन, फोर्स कितना हो गया 5 न्यूटन। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, यहाँ शॉर्टकट लिख देता हूं, क्या होगा F/m, F कितना है 5, मास कितना है ब्लॉक का 2, तो कितना आ गया 2.5 मीटर/सेकेंड स्क्वायर। ये ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें मास चेंज हो रहा है, जनरली आप ऐसे एग्जाम्पल कम पढ़ोगे, आप m को बाहर करोगे तो ब्लॉक का मास चेंज नहीं हो रहा है, मास किसका कंसीडर किया है, पानी का, जो गिर रहा था यहाँ, तो उसकी वजह से फोर्स लग रहा है, ब्लॉक पे जो फोर्स लगा ना, जो पानी जो गिर रहा था उसकी कारण लगा है, तो उसका मास चेंज हो रहा है इसलिए फोर्स आ रहा है, वेलोसिटी तो चेंज नहीं हो रही, इसकी कांस्टेंट है, जो लगातार उसमें पानी गिर रहा है 1 kg/सेकेंड की रेट से गिर रहा है, तो ये dm/dt है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास विच फ्लोइंग ऑन द ब्लॉक 1 kg/सेकेंड। इसमें ध्यान रखना, इसलिए एक अच्छा क्वेश्चन हो गया है।